वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल फॉलोअर्स। तो आज हम चिलिंग और फ्रीजिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हीट जो एक टेम्परेचर का दूसरा साइड है। टेम्परेचर कैन बी लो आल्सो। अभी तक हमने हीट स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। अब हम चिलिंग और फ्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लो टेम्परेचर के कारण होता है। स्ट्रेस फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बेशक इसके अंदर सारा का सारा थ्योरेटिकल मटेरियल है जो मैंने इसमें डिटेल लिखा हुआ है। मैं ये सारा मटेरियल आप लोगों को नहीं पढ़ के बताने वाला, जस्ट इसमें से की पॉइंट्स आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ। ठीक है, तो जब प्लांट बहुत ज्यादा रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर में प्रेजेंट होता है, यानी दोज प्लांट विच आर प्रेजेंट इन एरिड कंडीशंस, और अगर उसको हम एक्सपोज करें कूल कंडीशन में, यानी अगर हम राजस्थान से कोई दिल्ली में प्लांट लिया है तो उसके अंदर चिलिंग होगी। ठीक है, उसके अंदर चिलिंग होगी ही होगी। उसमें क्या हो जाएगा, उसकी पहले तो ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगा, कलर में डिस्कलरेशन आ जाएगा। जो न्यू डिजाइन आ रहे हैं, जो न्यू लीव्स अपीयर हो रही हैं, उनके डिजाइन पे डिस्कलरेशन हो जाएगा और उनकी लीव्स ना सोगी हो जाएगी। वैसे दिल्ली में अगर लाओगे तो अभी कोई असर नहीं पड़ेगा, दिल्ली की राजस्थान से कम नहीं हो रही है। बट हाँ, अगर आप राजस्थान से किसी लद्दाख वाले इलाके में जा रहे हो, उधर लेके जा रहे हो, तो उधर जरूर श्योर ये असर मिले। वैसे लद्दाख जाते हैं, प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोगी अपीयरेंस हो जाएगा प्लांट का, फोगी लुक लाइक। उसकी जो फोलिएजेस हैं वो सोगी हो जाएंगे। सोगी कहने को ना, कुछ अगर कोई प्लांट का पार्ट बहुत देर तक वाटर में रहे तो वो सोगी हो जाता है, यानी वो गीला गीला सा हो जाता है। ठीक है, तो रूट्स में भी इफेक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से प्लांट विल्टेड होने लग जाएंगे। ठीक है, तो जो स्पीशीज इस चिलिंग सेंसिटिव होती है, यानी इस टेम्परेचर के सेंसिटिव है, उनमें बहुत से वेरिएशन आते हैं इस टेम्परेचर को लेकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टेम्परेचर, एक ही वेरिएशन है, एक ही तरह की चीजें नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज टू चिलिंग टेम्परेचर। ठीक है, बहुत से रिस्पॉन्स है। तो रेजिस्टेंस भी हो जाते हैं कुछ प्लांट्स आपके टॉलरेट कर जाते हैं, कुछ प्लांट्स टॉलरेट नहीं कर पाते। अच्छा, तो रेजिस्टेंस होते हैं, इनमें रेजिस्टेंस कैसे होती है? मान लो धीरे 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 आप एक्सपोजर कर रहे हो कूलिंग, क्योंकि किसी प्लांट, और ये टेम्परेचर नॉन इंजूरियस ना हो, यानी इंजूरियस अगर हो गया तो अल्टीमेटली वो डेड हो जाएगा। अगर नॉन इंजूरियस है तो क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे अपनी स्ट्रक्चर को हार्डन बनाएगा। हार्डन कैसे बनाएगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मैं हमेशा वीडियो बोल देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर चिलिंग ज्यादा देर तक मतलब आप करो, देखो कोई भी चीज अगर ज्यादा देर तक होगी तो वो अल्टीमेटली नुकसान देगी ही देगी। तो चिलिंग डैमेज को अगर कम करना है तो हमें उसका एक्सपोजर देखना पड़ेगा कि उसका एक्सपोजर जो है ज्यादा था या कम था। यानी वो जो चिलिंग हुई है, चिलिंग स्ट्रेस की वजह से प्लांट इफेक्ट हुआ है, वो धीरे धीरे हुआ है या अचानक से हुआ है। अगर देखो स्लो और ग्रेडियंट होगा तो चिलिंग कैन बी मिनिमाइज्ड, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अगर हम सडन एक्सपोज कर दें किसी प्लांट को, यानी अगर हमने किसी प्लांट को 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में लेकर आए तो उसके लिए तो कोल्ड शॉक हुआ ना भाई। वो एकदम से झटके में आ जाएगा कि क्या हो गया मेरे साथ, एकदम से मुझे इतना ठंडा क्यों कर दिया, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग इसकी अपोजिट है। अपोजिट नहीं, somehow बहुत ज्यादा इसके देखो, freezing or chilling is in a two type of in a low temperature is sure, but freezing में ज्यादा plant effect होता है as compared to chilling। chilling में एक तौर पे बच सकता है plant, लेकिन freezing में नहीं कर सकता। बच भी सकता है और नहीं बच सकता, डिपेंड करेगा प्लांट पे। तो फ्रीजिंग इंजरी क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिसमें आपका वाटर की फ्रीजिंग टेम्परेचर बिलो आ गया, एकदम से भाई उसे जमा ही दिया, उसको उस प्लांट को हिलने के लायक ही नहीं छोड़ा। तो जो ये फुल इंडक्शन है, इस फ्रीजिंग केस में थोड़ा टॉलरेंस आने लगेगा प्लांट में, प्लांट एकदम से टॉलरेट करने लग जाएगा अपने आप को बचाने के लिए। देखो चिलिंग में क्या है, अगर धीरे धीरे एसिमिलेशन होगा कॉल्ड टेम्परेचर का,
इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। तो प्लांट कैन सर्वाइव। यदि अगर हम फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग के इंडक्शन की वजह से प्लांट कैन सर्वाइव और नॉट, इट्स डिपेंड ऑन द स्पीशीज ऑफ अ प्लांट और द कंपोजिशन ऑफ एन मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन अ प्लांट। ये उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डॉट वीडियो आई हैव कंटेंट सेइंग दिस। तो मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी चेंज कैसे होती है चिलिंग में, ये भी हम देख लेते हैं। जो लीफ इंजर्ड है चिलिंग से, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, भाई वो खाना कैसे बना पाएंगे? सिंपल सी बात है, वो वैसे ही ठंडे के मारे मर रहे हैं। हाउ कैन दे प्रोड्यूस एन फूड? ठीक है, तो यदि स्लोअर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन एज वेल एज प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम होगी और प्रोटीन सिंथेसिस भी कम होगा। बिकॉज भाई प्रोटीन सिंथेसिस है, जो एंजाइम्स या जो भी मॉलिक्यूल्स प्रोटीन बना रहे हैं, तो तुम भोजन ही नहीं दोगे, एनर्जी नहीं दोगे, वो वर्क करेंगे। आजकल की में भी कोई मजदूर बिना ऐसे काम नहीं करता, तो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल तो करेंगे भाई। तो वो क्या करा, वो भी उनका भी रेट इनहिबिट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो मौजूदा प्रोटीन है, वही बात हो रही है। अभी क्या है, एक स्कूल है, मान लीजिए स्कूल में बहुत से टीचर्स, ठीक है, धीरे 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 बाहर की टीचर्स का आना बंद हो गया और जो मौजूदा टीचर्स है उनमें से भी हमने टीचर्स को निकाल दिया। अब 2-4 टीचर बचे हैं और सारी क्लासेस को पढ़ाना है, प्रेशर आ गया। ठीक है, प्रेशर आने की वजह से वो अपने आप छोड़ के कर देते। समहाउ प्रोटीन्स में भी होता है। ये प्रोटीन्स क्या है, उनको तो प्रेशर आने की वजह से, वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से उनका डिग्रेडेशन होने लगता है। ठीक है, ये सारे रिस्पॉन्सेस डिपेंड करते हैं प्राइमरी मैकेनिज्म में, जिसमें मेम्ब्रेन जो है चेन के दौरान अपने आप के अपने फंक्शंस को लॉस करती रहती है। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ, तो प्लीज बरकरार रहिएगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मेम्ब्रेन जमती जा रही है, सॉल्यूट्स का लॉस होता जा रहा है। सॉल्यूट्स का लॉस क्यों हो रहा है, कोई चीज जम रही है, पहले तो वो फ्लूइड थी, ठीक है, फ्लूइड थी जिसकी वजह से वो परमिएबल नहीं थी, सेमी परमिएबल। ठीक है, वो उन्हीं आयंस को मूवमेंट करती थी जिन आयंस की रिक्वायरमेंट है। नाउ इट इज कंप्लीटली सॉलिड, तो क्या हुआ, ये परमिएबल हो गई, सॉल्यूट्स का लॉस होने लगा, वाटर रिफ्लेक्ट होने लगता है, इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी और मेजरली टोनोप्लास्ट डैमेज होता है। ये ध्यान रखना, टोनोप्लास्ट डैमेज होता है। इसके टर्न में फोटोसिंथेसिस में कोई चीज आ गई, वही चक्कर पहले भी बोला था कि फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस जहाँ इनहिबिट हो रही है वहाँ रेस्पिरेशन भी इनहिबिट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट इंजर्ड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी इंजर्ड हो। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर कंसिस्ट करती है, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है, स्टेरॉल्स प्रेजेंट है, ये चिपक जाते हैं। अब एक ठंड है, तुम पास आ जाते हो जल्दी लेने के लिए, लाइक दैट प्रोटीन एंड स्टेरॉल आल्सो क्लोज टू इनको स्पर्श होंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी है लिपिड की, अब ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी इसी लिपिड की प्रॉपर्टी की वजह से प्लांट कैन सर्वाइव। इसके अंदर आपके आते हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप कैरियर एंड चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन्स, वो ट्रांसपोर्टर आए हैं जो रेगुलेट करते हैं प्रोटॉन्स को, साथ में सोल्यूट्स एज वेल एज एंजाइम्स ट्रांसपोर्टर, और इसका अलग से जो भी मेटाबॉलिज्म उनके ही इस एक्टिविटी को उनके भी डिपेंड एक्चुअली मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड है। थोड़ा सा पीछे फिजिकल प्रॉपर्टीज है लिपिड की, वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करेगी। कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके अंदर आप क्या जाते हैं, प्रोटॉन पंप कैरियर चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन, रेगुलेट ट्रांसपोर्टर, सॉल्यूट ट्रांसपोर्टर, एंजाइम ट्रांसपोर्टर, इनके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चिलिंग सेंसिटिव प्लांट, जो प्लांट चिलिंग सेंसिटिव है, उनकी बायोलिपिड लेयर में सैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इनकी मेम्ब्रेन कंपोजिशन में क्या है, इस सैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से
जैसे ही आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड अपनी कंपोजिशन की वजह से सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होकर तो थोड़ा सा सेमी क्रिस्टलाइन का नेचर बनाएगा। सेमी क्रिस्टलाइन नेचर हो गया। अब क्या है, मेम्ब्रेन कम फ्लूइड, ठीक है, उसमें प्रोटीन के जो कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादा दूर तक लॉन्गर ट्रेवल नहीं कर पाते, यानी फंक्शन नहीं कर पाएंगे नॉर्मली, जिसकी वजह से प्रोटोन पंप यानी आपका हाइड्रोजन एक्टिविटी में रुक जाएगी। सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगा, बाहर और अंदर आना। एनर्जी का ट्रांजैक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा और एंजाइम डिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, फ्रीजिंग, ये फ्रीजिंग स्ट्रेस है और ये आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। कहोगे कि प्लांट आइस क्रिस्टल बनते हैं, हाँ बनते हैं जरूर। तो इसलिए आपका चिलिंग सेंसिटिव लीड जो है, जिनमें फोटोन का फ्लक्स ज्यादा हो रहा है और चिलिंग टेम्परेचर के कारण ये फोटोन इमिट हो गया है, इसके फोटोसिंथेटिक मशीनरी सबसे पहले तो डैमेज होगी। तो वो मेम्ब्रेन जिसमें चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट प्रेजेंट है, वो मेम्ब्रेन लिपिड जो चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट में प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है, चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर उसकी मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट है ना, दैट आर अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। चिलिंग सेंसिटिव में आपकी सैचुरेटेड की प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका जैसे ही ये कूल टेम्परेचर में गया चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट, उसमें डीसैचुरेस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई। डीसैचुरेस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से अनसैचुरेटेड लिपिड और ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया। तो यही मॉडिफिकेशन वो उस प्लांट को लोअर टेम्परेचर पे बचाती है। क्यों, क्योंकि ये ग्रेजुअल फेज आएगा इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के मेम्ब्रेन में, लिपिड में। जब आपका ये टेम्परेचर लो होता जाएगा तो इसके लिपिड मेम्ब्रेन में ग्रेजुअल फेज चेंज होगी, यानी ये फ्लूइड से सेमी क्रिस्टलाइन, सॉलिड नहीं होगी डायरेक्टली, सॉलिड से सेमी क्रिस्टलाइन नहीं होगी, तो फ्लूइड से सेमी क्रिस्टलाइन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है वो अपने आप मूव करता रहेगा लोअर टेम्परेचर पे भी, और फैटी एसिड आराम, फैटी एसिड डीसैचुरेशन कम मूव करता रहेगा और आराम से जितने भी प्रोटीन है वो अपना वर्क करते रहेंगे। इस तरह डीसैचुरेशन ऑफ एन फैटी एसिड प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम चिलिंग। तो इस तरह से डीसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड प्रोवाइड कराती है चिलिंग से, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है उन प्लांट्स को जो चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट है। वो चिलिंग रेजिस्टेंट कैसे बने, बिकॉज दे हैव एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप सब लोग देख रहे हो, दिस इज एन सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ये वो प्लांट है चिलिंग सेंसिटिव है, सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चिलिंग सेंसिटिव की बात है। तो लिक्विड था पहले, ठीक है, लिक्विड था तब तक प्लांट नॉर्मली सर्वाइव कर रहा है। क्लियर, जैसे ही वो लिक्विड क्रिस्टलाइन हुआ, फ्लूइड की थोड़ी सी खो गई, क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का सिजेशन होने लगा, एटीपी का रिडक्शन में नॉइज होने लगा, इसकी वजह से वो ज्यादा देर तक अगर होता है तो प्लांट डेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक नहीं है और उसको दोबारा से हमने नॉर्मल टेम्परेचर दे दिया तो प्लांट अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में जाएगा और सर्वाइव करेगा। ठीक है, ये तो था आपका नॉर्मली लिक्विड टेम्परेचर, सेमी क्रिस्टलाइन टेम्परेचर। अब बात आती है हमारी ट्रांजिशन फेज में, यानी सेमी क्रिस्टलाइन से आपको धीरे धीरे सॉलिड के में पहुंचता जा, हाफ पोर्शन जम गया है, जिसमें क्या हुआ, एनर्जी बाउंड एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाएगा, जिससे वो एटीपी जितना भी प्रेजेंट है उसको यूज कर लेंगे, एटीपी का रिडक्शन फिर कम हो गया, फिर से वो अगर एटीपी का रिडक्शन ज्यादा देर तक कम रहा डेड हो जाएगा, डेड होने की वजह से मर जाएगा, ऑब्वियसली डेड होने तो मरना ही होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब क्या है, एनर्जी बाउंड एंजाइम के एक्टिवेशन की वजह से सबसे पहले तो या तो
एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, या उसके बाद आपका जो मेटाबॉलिज्म है, ये जो मेटाबॉलिज्म है ये भी, इसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, यानी प्रॉपर इसका बैलेंसिंग नहीं होगी, इसके मेटाबॉलिज्म में इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंसिंग की वजह से आपके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे। ये टॉक्सिक एक्यूमुलेट्स अगर प्लांट बॉडी में ज्यादा देर तक रहेंगे तो वो डेड हो जाएगा। अगर फिर से इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे हम दे दें तो इट कैन अंडर वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड सर्वाइव। ठीक है, अब बात आती है कंप्लीट सॉलिड फॉर्म की। ठीक है, जब सॉलिड ही हो गया तो कुछ आ रहा नहीं, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लीकेज हो जाएगा, प्लांट डेड। अल्टीमेटली परमिएबिलिटी इंक्रीज, मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, ज्यादा देर तक रहा तो एक्सप्लोड हो जाएगा। और अगर उसको एक्सपोज करा दिया गया फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे तो हो सकता है कि वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में पहुंच सर्वाइव करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इंजर्ड होके डेड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे होता है और फोटोप्लास्ट कैसे डिहाइड्रेटेड हो रहा है और वो कैसे सेल को मार रहा है। नॉर्मल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन क्या है किसी प्लांट की, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन ये तो सिर्फ उनकी नॉर्मल कंडीशन है जो आपके बीच से मतलब दिल्ली में रह रहे हैं, उनकी तो कंडीशन नहीं है जो आपके लद्दाख वगैरह में रह रहे हैं, उधर तो बिल्कुल ही लो टेम्परेचर है। यानी लो टेम्परेचर हार्मफुल नहीं, बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं। आप हार्मफुल क्या है, द अमाउंट ऑफ एन वाटर प्रेजेंट इन दैट टिश्यू, अमाउंट ऑफ वाटर कितना टिश्यू में प्रेजेंट है, जो एबिलिटी है टॉलरेट की फ्रीजिंग टेम्परेचर से, वो वेरी करती है हर टिश्यू में। कोई टिश्यू ज्यादा टॉलरेट कर लेता है फ्रीजिंग टेम्परेचर को, कोई नहीं कर पाता। जैसे मैं अगर हाइड्रेटेड टिश्यू की बात करूं, वो टिश्यू जो हाइड्रेटेड दे कैन नॉट टॉलरेट, वैसे जो डिहाइड्रेटेड टिश्यू है उनको आप 0 डिग्री केल्विन पे भी रख सकते हो, यानी वो आपके जैसे सीड्स हो गए, फंगस कोल हो गए, you can kept them at a 0 degree Kelvin and उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, they can मतलब वो वैसे के वैसे ही सस्टेन रहेंगे। तो जो फुली हाइड्रेटेड टिश्यू में प्रॉब्लम वहां आती है, यानी वेजिटेटिव सेल्स जिनमें वेबिलिटी है, वाइबिलिटी है, जिनको अगर हम एकदम से ठंडक दे दें, एकदम से कूल कर दें, तो क्या है वो अपने अंदर बड़े बड़े और बड़े बड़े वो धीरे धीरे जो आइस क्रिस्टल बन रहे हैं उनसे बचाने के लिए एक मैकेनिज्म अपनाते हैं। वो मैकेनिज्म क्या है ये अभी नहीं देखते। देखो, लार्ज क्रिस्टल से बचने के लिए प्लांट क्या करता है, अगर हमने किसी प्लांट को एकदम एक्सपोज करा दिया कूल्ड में, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देगा। देखो, क्रिस्टल फॉर्मेशन होना जरूरी है क्योंकि यही उसको बचाएंगे। ठीक है, लेकिन लार्ज अगर हो जाएंगे तो वो पंचर कर देंगे सेलुलर स्ट्रक्चर। क्रिस्टल फॉर्मेशन छोटे रहेंगे तो वो मैकेनिकल डैमेज जरूर करेंगे लेकिन प्लांट सरवाइव कर जाए, लेकिन लार्ज अगर रहेंगे तो वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ही कर देंगे, इससे प्लांट सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए तो हम उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे एक्सपोज कराते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे एक्सपोज कराने की वजह से हम इसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे मैकेनिकल डैमेज होते हैं। छोटे छोटे मैकेनिकल डैमेज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल आइस क्रिस्टल। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं जो छोटे छोटे स्मॉल आइस क्रिस्टल होते हैं ये मैकेनिकल डैमेज करेंगे जरूर। यहाँ पे मैंने आपको साइड पे लिखा है कि वो बहुत छोटे हैं, मैकेनिकल डैमेज करने के लिए। मैकेनिकल डैमेज एक्चुअली नेग्लिजिबल होता है छोटे आइस क्रिस्टल। तो इसके कन्वर्सली अगर मैं बात करूँ, अगर हमने अपने प्लांट को रैपिड वार्मिंग देंगे, हम पहले ये जमीन में थे, अब इनको एकदम से गर्मी हुई। अब छोटे छोटे जो ये आइस क्रिस्टल है वो एग्रीगेट होकर एक बड़ा आइस क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक है, या जैसे ही हमने इसको गर्मी दी, जो वाटर आपका जमा हुआ है, नाउ इट कैन अल्टीमेटली फॉर्म गैस बना सकता है, यानी आपका सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बनते हैं, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस हो सकता है। तो ये दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। इसके ये दोनों प्रोसेस कब होते हैं, जब इंटरमीडिएट टेम्परेचर हो,
यानी आपका प्लांट -100 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तब ये दोनों कंडीशन हो सकती है, तो इससे भी हमें प्लांट को बचाना होगा। ठीक है, तो जो आइज है ये यूजुअली फर्स्ट होती है, वो उन जगहों पे बनी होगी जो आपके सेल के बीच में प्रेजेंट होती है, दैट आर कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। अब जो जाइलम वेसल है विच ट्रांसपोर्ट वाटर, उसमें आइस बहुत जल्दी प्रोपागेट करती है, भाई पानी में पानी तो नहीं रहेगा, जो ये आइस फॉर्मेशन होती है हार्डी प्लांट्स। हार्डी प्लांट्स कहने का मीन्स जो प्लांट्स बहुत हार्ड है उनमें ये आइस फॉर्मेशन विजिबल नहीं होती, और क्या करते हैं टिश्यू अपने आप को रिकवर कर लेते हैं अगर हम ये धीरे धीरे कर देंगे। ठीक है, इनको अगर हम वार्निंग दे दें तो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि ये हार्डी प्लांट्स क्या है, इनको कभी ना कभी धीरे धीरे टेम्परेचर एक्सपोज करना है, एंड नाउ दे आर रेजिस्टेंट टू कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे ही प्लांट को एक्सपोज किया जाएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर ज्यादा देर के लिए, जो ग्रोथ है एक्स्ट्रा सेलुलर आइस क्रिस्टल की, वो किसकी वजह से हो रही है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर आइस क्रिस्टल क्यों बन रहा है? अब जो प्रोटोप्लास्ट से वाटर आ रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ रहा है टेम्परेचर भी लो, तो इसकी वजह से वो जम गया, और वो जम गया तो वाटर हम तक वो स्टॉप हो गया, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, मेरा भी मुंह थक गया है। ठीक है, ड्यूरिंग रैपिड फ्रीजिंग यानी अचानक से हमने उसको 25 से -10 लगवा दिया, तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, इनके अंदर आइस फॉर्मेशन की जगह सुपर कूलिंग हो जाएगी। सुपर कूलिंग कहने का मतलब इनके अंदर जो सेलुलर वाटर जो इनमें प्रेजेंट है वो लिक्विड रहेगा, चाहे हम टेम्परेचर को कितना भी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिरा दें। क्यों रहता है? क्योंकि ये एकदम से रैपिड फ्रीज होगी, धीरे धीरे फ्रीज होंगे। देखो धीरे धीरे फ्रीज अगर होते हैं तो एक ही जमता है, एकदम से हो तो ऊपर की परत जम गई और अंदर का क्या हुआ, ऊपर की परत इंसुलेट कर दिया, अंदर की परत से वो तो क्या हो गया, वो वाटर रहा और वो लिक्विड रहेगा, लेकिन सुपर कूल्ड हो जाए। ठीक है, अब आइस फॉर्मेशन के लिए ना, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन लीव्स और इन प्लांट्स देयर इज अ रिक्वायर ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स, तो 100 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर है, इसलिए जहां पर भी 100 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं और एक स्टेबल आइस क्रिस्टल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कि न्यूक्लिएशन। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स बने, यहाँ पर भी एक स्टेबल आपका आइस क्रिस्टल बना, न्यूक्लिएशन। अभी जो न्यूक्लिएशन की प्रॉपर्टी है, तो न्यूक्लिएशन कैसे हो रहा है, ये स्ट्रॉन्गली डिपेंड करती है इन सरफेस, ये किसके सरफेस पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ पॉलीसैकेराइड्स हैं जो प्रोटीन को फैसिलिटेट करेंगे जिससे आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, ऐसे प्रोटीन को फैसिलिटेट करेंगे जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन में मदद करेंगे, तो ऐसे प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स को हम न्यूक्लिएटर्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूक्लिएशन प्रोटीन्स जो बैक्टीरिया में अपीयर होते हैं तो पहले तो न्यूक्लिएशन कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल को अलाइन कराएंगे और साथ में अमीनो एसिड को रिपीट करते रहेंगे, एक ही प्रोटीन में रिपीटेड अमीनो एसिड आता रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम वहां पर देखिए जैसे कुछ बैक्टीरिया है वो आइस न्यूक्लिएशन प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ये आइस न्यूक्लिएशन प्रोटीन फैसिलिटेट करेंगे न्यूक्लिएशन को, कैसे कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ साथ आपके अमीनो एसिड की रिपीटेड डोमिंग लगेगी प्रोटीन, तो इस तरह से एक न्यूक्लिएशन प्रोटीन बनेगी, तो फैसिलिटेट करेंगे आपको न्यूक्लिएशन। अब प्लांट सेल की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे आइस क्रिस्टल बनना शुरू होता है एंडोथेलियस आइस न्यूक्लिएटर से, और रिजल्टिंग क्या हो जाती है, बड़ा लार्ज इंट्रासेलुलर आइस क्रिस्टल फॉर्म होता है जो एक एक्सेसिव डैमेज कॉज करेगा सेल को, और साथ में ये लीवर भी होता है। इसलिए मैंने बोला था कि स्मॉल छोटे छोटे आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन का कॉज है ना मैकेनिकल डैमेज, और ये भी दैट मैकेनिकल डैमेज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, यहाँ पर आप सभी देख रहे हो या चिलिंग स्ट्रेस हो रहा है, इसमें लीव्स क्या होती जा रही है, वेटेड होती जा रही है, ये आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया है, और ये फ्रूट में क्या और ये हाइड्रेटेड है पहले,
जब सीड होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फ्रूट है इट कंटेन हाइड्रेटेड पार्ट, इसके लिए धीरे धीरे खराब होता है। तो अब लिमिटेशन है आइस फॉर्मेशन की, जो ये आइस फॉर्मेशन की लिमिटेशन एक्चुअली प्लांट को फ्रीजिंग टॉलरेंस बनाती है, ठीक है। अब ये एक बार देखिए, तो कुछ स्पेशलाइज आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, जो आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को कम कर दें या उसको टोटली रोक दें बाय नॉन कोऑपरेटिव मैकेनिज्म। ये क्या है, जैसे कि ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेंगे, ये प्रोटीन आपके नॉर्मल अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होती है, रिच ऑफ प्रोटीन्स की तरह, ठीक है। जैसे वो नॉर्मल अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होते थे, वो रीच साइज में आपके बनते थे, ऐसे ही जैसे ही आपका प्लांट फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाएगा, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाएगा, तो ये प्रोटीन्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे। कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। तो जो ये एंटी फ्रीज प्रोटीन्स है, ये कोल्ड टेम्परेचर से इंडिविजुअल प्रेजेंट तो है, लेकिन ये अभी स्मॉल अमाउंट पर प्रेजेंट है, ठीक है, और सॉल्यूट्स भी नहीं है। तो सॉल्यूट के प्रेजेंट होने की वजह से ये प्रोटीन आपका क्या करोगे, इंड्यूस हो जाते हैं और साथ में कोल्ड टेम्परेचर भी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन के कारण ये आपके इंड्यूस हो जाते हैं प्रोटीन। अब ये क्या करेंगे, आइस क्रिस्टल का जो सरफेस है उसको बैंड कर देंगे, क्या उसकी ग्रोथ को रोक देंगे या तो उसको खत्म कर देंगे। अब इसके अंदर क्या आते हैं प्रोटीन्स में, कुछ शुगर्स हो गए और सम ऑफ कोल्ड इंड्यूस प्रोटीन, माना जाता है कि ये क्रायोप्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, यानी ये एक प्रोटीन को स्टेबलाइज करेंगे ताकि वो प्रोटीन मेम्ब्रेन को डिहाइड्रेशन से बचाए इन लो टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर में इंड्यूस होते हैं। ये जो प्रोटीन को स्टेबलाइज करते हैं। अब जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लो टेम्परेचर में, तो स्टेबलाइजेशन का काम आपके ये शुगर मॉलिक्यूल हो गए और शुगर मॉलिक्यूल एक्चुअली करते हैं। तो विंटर वीट है, ठीक है, विंटर वीट में आपका सुक्रोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मिलेगी, और जितनी ज्यादा सुक्रोज कंसंट्रेशन उतना ज्यादा फ्रीजिंग टॉलरेंस। अब सुक्रोज क्या करता है कि प्रीडोमिनेट्स करेगा सॉल्युबल शुगर को, जो एसोसिएट रहती है फ्रीजिंग टॉलरेंस, जो फंक्शन कर रही है एज एन क्वालिटेटिव फैशन। लेकिन कुछ स्पीशीज है जैसे कि रैफिनोज हो गया, फ्रुक्टोन्स हो गया, सॉल्बिटॉल हो गया, ये भी सेम तरह का फंक्शन करेंगी जैसे कि सुक्रोज कर रही है। सुक्रोज क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है प्रोटीन को, वो प्रोटीन को जो लो टेम्परेचर पे इंड्यूस हो रहा है, जिससे आपकी मेम्ब्रेन डिहाइड्रेशन से बच गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कुछ some woody plants can assimilate to very low temperature। कुछ woody plants भी अपने अंदर कुछ ऐसी उत्पत्ति लाते हैं, उत्पत्ति नहीं होता है इसका मतलब, ठीक है, ऐसी चीजें लाते हैं जिससे वो लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। डोर्मेंट स्टेट में ये जो woody plants है और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होंगे लो टेम्परेचर, क्योंकि डोर्मेंट स्टेट मैं लो टेम्परेचर को सह लूंगा, लेकिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस डिटरमाइन होता है, ये रेजिस्टेंस आई कैसे है, एक्चुअली वो वुडी प्लांट्स ने पहले कभी कोल्ड को एसिमुलेट किया होगा अपने साथ, यानी कोल्ड टेम्परेचर से उसको फेसअप किया होगा, तो उनके अंदर एक जेनेटिक्स जीन्स एक्टिवेट हुए होंगे, यानी इन वुडी प्लांट ऐसे वुडी प्लांट्स ने जो लो टेम्परेचर को रेजिस्टेंस कर पाते हैं, उनमें जेनेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि वो आराम से टॉलरेट कर सके लो टेम्परेचर। तो क्या हुआ, समहाउ कभी ना कभी पिछले टाइम में कोल्ड टेम्परेचर को एस्टिमेट क्या होगा, जिसकी वजह से नाउ दे आर रेजिस्टेंट, नाउ दे आर डोर्मेंट इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि वुडी स्पीशीज है वो एस्टिमेट करेगी कोल्ड की दो स्टेजेस को ये एस्टिमेट करती है। पहली स्टेज क्या होती है कि हार्डन इज इंड्यूस्ड इन अर्ली ऑटम, जैसे पतझड़ का मौसम है पतझड़ की शुरुआत में ये अपने आप को हार्डन करने लग जाता है। कैसे, एक्सपोजर टू शॉर्टेज एंड नॉन फ्रीजिंग सीलिंग टेम्परेचर, छोटे दिन है और ठंडे दिन है लेकिन नॉन फ्रीजिंग है, तो ये एक्सपोज हो रहा है जिसकी वजह से ये हार्ड होता है। ये दोनों चीजें कंबाइन करेंगे पहले तो इसकी ग्रोथ को रोकती है, ठीक है। और एक डिफ्यूजिबल फैक्टर है
जो प्रमोट करेगा एसिमिलेशन, दैट इज ABA, एब्सिसिक एसिड, जो फ्लोएम में मूव होगा फ्रॉम देयर टू ओवर विंटर स्टेम, यानी उन स्टेम्स में मूव करेगा जो विंटरिंग में निकल रही है, यानी ग्रोथ रिड्यूस होगी। ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी तो ऑब्वियसली बल्ब थोड़ा सा कम हो गया और वो टॉलरेट करता है, ठीक है। जिसकी वजह से प्लांट अपने अंदर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसको वर्क तो करने नहीं, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाएगा इस पीरियड में जिससे वो अपने आप को हार्ड होगा। इस पीरियड में क्या होता है, पूरी स्पीशीज विड्रॉ करती है वाटर को, जाइलम से उसने वाटर को निकाल दिया, जाइलम मसल से वाटर को निकाल दिया, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, देयर बिकम स्प्लिटिंग फ्रॉम इन रिस्पांस टू एक्सपेंशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ग्रेटर फेज, ठीक है। तो इससे क्या बनता है कि एक तो वो जम नहीं पाएगा, जाइलम में जो वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो जब फ्रीजिंग हो जाएगा टेम्परेचर तो ये आपका फ्रीज नहीं हो पाएगा वाटर। तो इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन की सेल जो है वो एसिमिलेट कर पाता है टेम्परेचर को और सर्वाइव कर लेता है, चाहे वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। लेकिन यहाँ पर प्लांट फुली हार्डेंड नहीं हुआ है, इसने सिर्फ जाइलम से अपना वाटर का अमाउंट निकाला है ताकि वो फ्रीज ना होता, ठीक है। और इसमें यूजुअली कौन वर्क कर रहा है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड फ्लोएम में मूव करता है, जिसकी वजह से वो फ्लोएम में मूव करके वो ओवर विंटरिंग स्टेम में पहुंचता है। ये ओवर विंटरिंग स्टेम में पहुंचने की वजह से वो इनमें आने वाले चेंजेस का कारण बनता है और साथ में वो जाइलम से वाटर को भी रिलीज आउट कराता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इसमें आपका डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, फ्रीजिंग, अब डायरेक्ट एक्सपोजर हुआ फ्रीजिंग स्टिमुलस पे। अब ट्रांसलोकेटेबल फैक्टर जो है जो कन्फर करेगा हार्डनिंग को, जो रिजल्टिंग आएगा फ्रीजिंग की वजह से, अल्टीमेट फ्रीजिंग की वजह से वो हार्डन होता जा रहा है, वो कम होगा तब होगा जब आपका टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, अदरवाइज वो आपका नहीं होगा। तो सेकंड स्टेज होती है जिसमें आपका प्लांट फुली हार्डेंड हो गया, और वो कौन सा है, जब आपका प्लांट टेम्परेचर इस टेम्परेचर पर पहुंच गया, और इसमें क्या हो गया, उसमें कुछ ऐसे ट्रांसलोकेटेबल फैक्टर एक्टिवेट हुए जिससे हम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, बट दे कैन एक्टिवेट इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन टॉलरेट एट हाई लोअर टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर को टॉलरेट करना है, दैट इज -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री। अब एक एग्जांपल अगर यूकेलिप्टस, जिसको सफेदे का पेड़ बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है ये यूकेलिप्टस, ये आपका दिल्ली में या इंडिया में एक्सपोज कराया था ब्रिटिश ने लेकर आए थे यूकेलिप्टस दिल्ली में। नाउ इट कैन टॉलरेट, इट कैन नॉट टॉलरेट। वैसे यूकेलिप्टस आपका विंटर स्पीशीज है, ये वो वुडी प्लांट है जो विंटर्स में ग्रो होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सपोज होता गया, इट कैन ग्रो विंटर इजीली, लेकिन इट कैन आल्सो ग्रो इंडिया, धीरे धीरे एक्सपोज होता गया गर्मी की वजह से उसमें मेटाबॉलिक चेंजेस आए। तो ऐसा नहीं है प्लांट पहले से ही उस चीज से बना हुआ है या पहले से उसकी प्रोटीन्स बन रहे, नहीं, टाइम टू टाइम इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, टाइम टू टाइम वो प्रोड्यूस होते हैं, एंड ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ टेम्परेचर ये आपके प्रोड्यूस होते हैं प्लांट, धीरे धीरे टेम्परेचर एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो लो हो चाहे हाई हो, उसकी वजह से प्लांट ने ये चीजें बनाई जिससे वो अपने आप को बचा सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब, ठीक है। तो कुछ प्लांट क्या होते हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर में इन्वॉल्व है, वो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन की जगह या तो डिहाइड्रेशन को स्लो कर लेते हैं या सुपर कूलिंग इफेक्ट अपनाते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ सदर्न ईस्टर्न कनाडा की और ईस्टर्न यूएस की बात करें, टेम्परेचर ज्यादातर लो ही रहता है। उन स्पीशीज में क्या है, उन हार्डवुड फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, उन हार्डवुड फॉरेस्ट में फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है ज्यादा एसिमिलेट होता जा रहा है। एसिमिलेट होने की वजह से उनमें आइस का सप्रेशन हो गया। आइस का सप्रेशन कैसे हुआ, धीरे धीरे वो टेम्परेचर एक्सपोज हुआ और नाउ वो इतने ज्यादा अपने आप को उन्होंने अडॉप्ट कर दिया है कि उन्होंने आइस का सप्रेशन ही रोक दिया, क्रिस्टल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, और चाहे कितना भी टेम्परेचर लो कर, इसकी जगह उनमें पानी
बहुत ज्यादा सुपर कोल्ड हो चुका है लेकिन आइस नहीं बनती है, ठीक है। कैसे हो रहा है? रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग टेम्परेचर डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस टू एक्युमुलेट द वॉल्यूम ऑफ ग्रोइंग आइस क्रिस्टल। ये रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग टेम्परेचर ये डिपेंड करती है आपकी उस कैपेसिटी में जो आपका डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर, जो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, जो एक्युमुलेट करेगा वॉल्यूम जिसमें आइस क्रिस्टल ग्रो होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर इसकी स्पेस को कम कर दो तो ऑब्वियसली आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये आल्सो उसकी एबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा जिसमें प्रोटोप्लास्ट में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। अगर प्रोटोप्लास्ट विथस्टैंड कर ले डिहाइड्रेशन को, यानी अगर उसके अंदर वाटर का अमाउंट अगर किसी तरह कम कर दे तो ऑब्वियसली आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी। दिस रेस्ट्रिक्शन ऑफ आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन टू एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस अकम्प्लीड होती है, अकम्पेन्ड होगी किसे? ग्रेजुअल प्रोटोप्लास्ट डिहाइड्रेशन से, ठीक है। धीरे धीरे प्रोटोप्लास्ट डिहाइड्रेशन होगी। तो काफी जो बुरी प्लांट स्पीशीज हैं अब वो ऐसे टॉलरेट होगी, रेजिस्टेंट होगी को कि वो ग्रोइंग सीजन सुपर कूल हो जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी वाटर का डिफेक्ट हो जा रहा है ग्रोइंग सीजन में, कम होता जा रहा है, क्योंकि वाटर का अमाउंट कम हो रहा है। एक्विजिशन ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन स्लो कूलिंग। जो एक्विजिशन है रेजिस्टेंस की वो डिपेंड करती है स्लो कूलिंग पे, या जो एक्स्ट्रा सेलुलाइज फॉर्मेशन है या प्रोटोप्लास्ट डिहाइड्रेशन है, उसमें धीरे धीरे डिहाइड्रेशन है। तो अगर सडन एक्सप्रेशन को टेम्परेचर का फुल एक्सिमलेशन से पहले जो इंटरसेलुलर फ्रीजिंग हुई है तो उसमें क्या होने लग जाएगा? देखो अचानक से अगर कोल्ड टेम्परेचर आया एसिमिलेशन के पूरे होने से पहले तो क्या हो जाएगा? इंटरसेलुलर फिर से फ्रीज होने लग जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इन अपकमिंग वीडियो आई नो कि मैं ये वीडियो बहुत लेट डाली है, so please like and subscribe my channel. I hope you like my video and also don't forget to commenting on my video. And please I am requesting you please subscribe my channel to get more video like this. And thank you so much.